गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं आपके हिंदी ग्रामर का प्रथम अध्याय लेकर भाषा, लिपि, व्याकरण और बोली। हम प्रत्येक वर्ष अब तक प्रत्येक कक्षा में हम इस अध्याय को पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां इस अध्याय को लेकर हमारी कुछ ना कुछ संशय बने ही रहते हैं। भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है, व्याकरण क्या है, ये चार टॉपिक हमारे आज के लेसन में मुख्यतः रहेंगे। अगर बात करें भाषा की, भाषा हमारा पहला टॉपिक। भाषा, आखिर भाषा है क्या? मैं अपनी विचार, अपनी बात आपके सम्मुख इस माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि क्लास से बच्चे गायब हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि शिक्षक को भी मोबाइल के सम्मुख पढ़ाना पड़ रहा है। हम दोनों ही मजबूर हैं, लेकिन परिस्थितियां कितनी ही विकट हों, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहना है। आज परिस्थितियां जिस हिसाब से अगर हमें अपने आप को परिवर्तित नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे, और हमें पीछे नहीं रहना है। इसीलिए हम इस माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। सब वही चीजें हैं, हम भी वही हैं, विषय भी वही है, आप भी वही हैं, सिर्फ माध्यम परिवर्तित हुआ है। और जो परिस्थितियां आज चल रही हैं वो हमेशा नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी समय कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, और आज हमें ये सारी चीजें सीखने के लिए मजबूर हैं और हम कर रहे हैं। आप भी इसी माध्यम से सीखने का प्रयास करें, और उसी तरीका से, उसी समर्पण भाव से जिस तरीके से आप अपनी कक्षा में पढ़ते हैं उसी तरीके से करने का प्रयास करें। कोई संशय या दिक्कत रह जाती है हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला टॉपिक भाषा। आखिर भाषा है क्या? देखिए, सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उसमें मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और उसकी श्रेष्ठता में एक उसका महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि वो भाषा का उसने इजाद कर लिया, भाषा को एक तरीके से बना लिया है विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। हाँ, अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां हो सकती हैं, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाषा एक वह साधन जिससे मनुष्य आसानी से अपने विचार अपने किसी साथी, अपने मित्र या किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर पाए, वही भाषा है। देखिए, भाषा के लिए कोई ज्यादा कठिन डेफिनेशन नहीं आती है, ज्यादा कठिन परिभाषा नहीं आती है। सिंपल सी परिभाषा आती है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है, यानी कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके और दूसरे के विचारों को सुन सके। वो क्या कहलाती है? आपका भाषा कहलाता है। पहला पॉइंट क्या बना? भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम। ठीक है, उम्मीद समझ में आया होगा। यानी कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएं और दूसरे की बात को सुने। अब हम इन विचारों को, जो अभी बात की मैंने, किन किन तरीके से पहुंचा सकते हो, कैसे कैसे उनको सुन सकते। एक तो ये मौखिक माध्यम, आप देख रहे हैं मैं कुछ चीजें बोर्ड पे लिख रहा हूं और कुछ चीजें आपके सामने मौखिक रूप से व्यक्त कर रहा हूं। जब हम बोलकर अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाएं तो मौखिक भाषा कहलाता है, जो कि भाषा का पहला भेद है, मौखिक भाषा। जब हम मौखिक रूप से, मौखिक भाषा, जब बोलकर हम अपनी बात किस तरफ, देखिए शब्दों का हेरफेर कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, इन सारी परिभाषाओं में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आप समझने का प्रयास करें, आप शब्द ही वही प्रयोग हो रहे हैं। देखिए, हमने कहा भाषा क्या थी? विचारों का आदान प्रदान, भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। मैं आपके सम्मुख बोल के व्यक्त कर रहा हूं, कुछ लिख के कर रहा हूं, जब बोल के करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है, जैसे कि रेडियो पे समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं, रेडियो पर, टीवी पर नहीं, टीवी पर लिखित में रूप सामने नजर आ सकता है। ठीक है, वो कोई दृश्य रवि दोनों हैं वहां बोलकर। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हमारा लिखित भाषा। लिखित रूप में जब हम लिखकर, लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचार दूसरे तक पहुंचाएं तो आपका लिखित भाषा होता है। आप दोनों की परिभाषा को शब्द पे ध्यान दें, यहां बोलकर अपने विचारों व्यक्त कर रहे हैं, यहां लिखकर कर रहे हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिंपल से शब्द वही है, बस थोड़ा सा अंतर आया। देखिए, तीसरा भेद भी होता है सांकेतिक भाषा, परंतु उसका उपयोग ज्यादातर नहीं होता, ना ही उसमें साहित्य ज्यादा, इतना व्याकरण में उसका प्रभाव है। लेकिन गूंगे व्यक्ति जो होते हैं, जो बोलने की क्षमता इनमें नहीं होती है, वो उसका उपयोग करते हैं। हालांकि कुछ किताबों में उसको दिया जाता है, कुछ में नहीं दिया जाता। लेकिन सांकेतिक भाषा में जब हम संकेत के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आपका ये तीन भेद हुए।
भाषा के आपका मौखिक भाषा, लिखित भाषा। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद आता है बोली। देखिए बोली भी एक तरीके से कहा जाए, एक तरीके से भाषा ही है, वो भी विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। लेकिन बोली और भाषा में अंतर क्या है और बोली होती क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए बोली क्या है, एक भाषा जो है एक बड़े से क्षेत्र में बोली जाती है। अगर मैं देखिए कुछ राज्यों के नाम लूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ये जितने भी राज्यों के मैंने नाम लिए हैं, वहां पे भाषा क्या है, हिंदी। हिंदी भाषा वहां पे बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है और हिंदी भाषा में ही वहां पे साहित्य रचना होती है। लेकिन इन राज्यों की अपनी बोलियां भी हैं जो कि एक अलग अलग सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आप अयोध्या साइड चले जाइए, वहां अवधी भाषा में प्रयोग होगा, रचनाएं होंगी। आप मथुरा वृंदावन चले जाइए, वहां ब्रज भाषा का प्रयोग होगा। तो बोली क्या है, परिभाषा सुनिए एक बार। बोली देखिए भाषा जो है एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और बोली एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। ठीक है, परिभाषा आती है बोली की कि एक बोली के लिए बोला जाता है, इसमें परिभाषा आती है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, या सीमित क्षेत्र में विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है वो बोली कहलाती है। ठीक है, भोजपुरी हो गया, ब्रज हो गया, अवधी हो गया, ये बोलियों की श्रेणी में आती है। हालांकि ब्रज और अवधी में भी साहित्य रचना हुई है। कोई भी बोली अगर अपने श्रेष्ठतम रूप में आती है और साहित्य रचना होती है और भाषा की सारी जो स्थितियां हैं, जो नियम कानून का लागू करती है अपने ऊपर, तो वो भाषा की श्रेणी प्राप्त कर लेती है। ठीक है, बोली ही एक विशालतम रूप में भाषा को रूप लेती है, बड़े रूप में रूप लेती है। वरना बोली क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। आप देखते हैं एक पंक्ति कही जाती है कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वाणी, यानी कि 1 कोस की दूरी तय करने के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है। 4 कोस पे वाणी, 4 कोस की दूरी तय करिए तो आपका बोली बदल जाएगी। आपने गांव में देखा होगा, आप सियाने से या अपने क्षेत्र से चले जाइए अलग, तो वहां पे आपकी विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम अलग है, एक अलग ही भाषा का उपयोग करते हैं। है तो हिंदी ही, लेकिन वहां की बोली है वो। ठीक है, बोली क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। तीसरा है हमारा लिपि। देखिए लिपि, अक्सर बच्चे इसकी परिभाषा में अटक जाते हैं। लिपि है क्या, आपको दिख रहे कुछ वर्ण, कुछ शब्द मैंने आपको लिखे, भाषा लिखा, लिपि लिखा। अगर मैं बात करूं यहां पे इनको लिखने के लिए मैंने कुछ वर्ण और कुछ शब्दों का उपयोग किया और उनके अपने आकार हैं जो इस भाषा के ज्ञाता विद्वानों ने उनकी रचना की थी। तो ये जो आकार है वही आपका लिपि कहलाता है, यानी कि वो रचना करने का तरीका, उनको लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। 2 परिभाषाएं लिपि के लिए हम बताते हैं आपका। देखिए अगर ये कहें कि भाषा के लिखित रूप को, जो भाषा है उसके लिखित रूप को लिपि कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा आती है, भाषा का लिखित रूप यही तो है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। हिंदी की बात करें देवनागरी होगी, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की आपकी रोमन होती है और उर्दू की फारसी लिपि होती है। यानी कि अलग अलग लिपियों में हम भाषा को लिखते हैं। जब पहले लिपि का विकास नहीं हुआ था तो मौखिक रूप से लोग दंत कथाओं के माध्यम से अपनी बातों को इकट्ठा करते थे, रखते थे। लेकिन जैसे लिपि का विकास हुआ तो किसी भी भाषा को उसके महान विचारों को स्टोर करने में, उनको सुरक्षित करने में बहुत सहायता मिली। तो लिपि क्या है, भाषा का लिखित रूप। एक परिभाषा और आती है कि भाषा के ध्वनि चिन्ह को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि चिन्ह का उपयोग करते हैं वो लिपि कहलाती है। यानी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि चिन्ह ही तो हैं, आ, ए, आ, ई, ये ध्वनि चिन्ह तो हैं, मुख से आवाजें तो निकल रही हैं, तो यही ध्वनि चिन्ह आपका लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत का विषय नहीं रहेगा, आप आसानी से कर पाएंगे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे। लिपि क्या है, भाषा का लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप आपका लिपि कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या है, देखिए हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट अध्याय पढ़ रहे हैं। व्याकरण है क्या, व्याकरण हमको बता रहा है कि भाषा क्या है, लिपि क्या है। ये सारी चीजें कौन बता रहा है, व्याकरण बता रहा है। हम उससे पहले व्याकरण को समझे, व्याकरण क्या होता है। देखिए व्याकरण एक पुस्तक है, एक किताब है, एक ग्रंथ है जो हमें भाषा के बारे में बता रहा है,
जो भाषा के शुद्ध ज्ञान के बारे में बता रहा है वो हमारा कहलाता है व्याकरण। व्याकरण एक पुस्तक ही तो है जिसमें किसी भाषा से संबंधित बहुत सारे लेसन दिए होते हैं, उसका विकास कैसे हुआ, किस प्रकार उसकी रचना हुई, कैसे प्रकार शुद्धतर रूप में लिख सकते हैं, कैसे उसके शब्दों को दूर कर सकते हैं, ये सब कौन बताता है? व्याकरण बताता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। परिभाषा क्या आती है? व्याकरण वह शास्त्र है, शास्त्र कहते हैं किताब या पुस्तक, जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपका व्याकरण कहलाता है। ठीक है, आपकी चार चीज हुई, भाषा, बोली, लिपि व व्याकरण। चारों की सामान्य सी परिभाषा है, कोई कठिनाई इसमें नहीं आनी चाहिए। कुछ भाषाओं की लिपि दी हुई है, उनको आप देख लेंगे। इसके अलावा आपके लेसन में ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, ये सिंपल चीजें हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा उसमें साहित्य और दिया हुआ है, काव्य साहित्य और गद्य साहित्य। देखिए साहित्य क्या है, किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा है उसमें उसके बोलने वाले कुछ रचनाएं करते हैं और जो रचनाएं होती हैं वही साहित्य कहलाता है। यानी कि जिस भाषा में जो किताबें लिखी गई हैं उन्हीं को साहित्य कहते हैं। और वो साहित्य आपका काव्य रूप में भी हो सकता है और गद्य रूप में भी हो सकता है। अगर कहा जाए कि मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास और कहानियां लिखी, जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी कहानियां लिखी, तो ये आपका साहित्य हो गया उसका। और इसी प्रकार कविता होती है, गजलें होती हैं, उस भाषा में लिखे जाते हैं, वो साहित्य कहलाता है। आपको एक टॉपिक अंदर मैंने देखा था, उसमें दिया हुआ था साहित्य क्या होता है, यानी किसी भाषा में जो पुस्तकें की रचना होती है वो साहित्य कहलाता है। इसके अलावा और आपका इस सेशन में सिंपल ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, ये सामान्य चार हमारे टॉपिक थे, इसमें हमने इनको बताने का प्रयास किया। अगर इसके बाद भी कुछ चीजें आपको रह जाती हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, और जो भी वर्क आपको सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, उसको आप समय से कंप्लीट करें, उसको पूर्ण करना है। अगर वर्क पेंडिंग हो गया तो दिक्कत होगी। और राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, आप लेखन को अपना ध्यान पूर्वक पूरा समर्पण भाव से करेंगे, उसको लापरवाही का विषय नहीं बनाना है। देखिए भाषा में शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण करना और शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, भाषा की कुछ चीजें ये रिक्वायरमेंट होती हैं जो होनी चाहिए। उसमें लेखन एक मुख्य है। आप जो भी लिखें साफ लिखें, ठीक प्रकार लिखें, वर्णों को सही बनाएं, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेसन हुआ, कुछ बताने का प्रयास किया। आप अपने घर पे सुरक्षित रहें और जो हमारी सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, उसका पालन करें, क्योंकि स्वस्थ हैं तो ही जिंदगी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।